ओके, वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स का जो टॉपिक है उसको आगे लेके जाएंगे। नाउ टुडे इन द बिगिनिंग वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज मेन बाय एन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मेन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है वो पहले हम देखेंगे आज। व्हाट इज मेन बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। आपको रिजिड बॉडी तो पता है। आज हम बात करेंगे, लेट्स मेक दिस सेशन लिटिल इंटरैक्टिव। इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं तो आप लोग, आई वुड लाइक यू ऑल टू डिस्कस दिस और शेयर योर व्यूज अबाउट दिस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब सबको पता है, तो कैन यू ऑल प्लीज टेल मी, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज मेंट बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। इफ आई कंसीडर देयर इज अ टेबल, समझो कि वहां पर एक टेबल है, ठीक है। उस टेबल पर एक बॉडी अगर रखा है तो इज दैट इन इक्विलिब्रियम? माय क्वेश्चन। समझो कि दिस इज अ टेबल एंड देयर इज अ रिजिड बॉडी, एक ब्लॉक रखा है इसके ऊपर। सो इज दिस ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम? दिस इज माय क्वेश्चन। My question is this block in equilibrium? The answer is yes, the block is in equilibrium. What are the various forces acting on this block? इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? पहले तो उसका सेल्फ वेट एक्ट करेगा विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, isn't it? Weight of this block is acting in the downward direction, so I'll say W is equal to mg. And which is the second force which is acting on this? दूसरा कौन सा फोर्स है भाई जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है? It is the normal reaction given by the table. So this is the normal reaction. I'll call this as R. And under the action of these two forces are actually balancing each other. So यहाँ पर मैं बोलूँगा कि mg is equal to the normal reaction, and therefore this block is in equilibrium. Now let me say that this block is acted upon by a certain force. This block is we are applying some force on this block. इसके ऊपर suppose कोई force act हो रहा है तो let us say this is the force applied here. This force I would say is F is the force here. Let's say this is the force. Okay, ये force है and let me say this force is P. लेकिन इस force के साथ साथ वहां पर और भी कुछ act कर रहा है। क्या act कर रहा है? Can anybody tell me what is acting over there along with this force? इस force के साथ क्या act कर रहा है वहां पे? Yes, there is the friction which is acting at the interface. तो यहाँ पे कुछ friction act कर रहा है। आप लोगों ने ये न्यूटन्स लॉज के इसमें देखा है, तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वी से दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से अंडर द एक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस वी से दिस block is in equilibrium, we say. So when the block is in equilibrium, there are two types of equilibrium that we talk about. I repeat, there are two types of equilibrium that we talk about. एक होता है translational equilibrium और दूसरा होता है rotational equilibrium. Okay, so when I talk about the equilibrium, so when the block is in equilibrium, when the body is in equilibrium, then sum of all the forces acting on the body is equal to zero. Okay, यहाँ पर क्या हो रहा है कि these forces are balancing each other. ये vertically downward and vertically upward balancing each other. This horizontal force rightward is balancing this horizontal force leftward. So यहाँ पर हमें कुछ इस forces को अगर मुझे लिखना है, इस forces को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा इसको मैं आपको बता दूं यहाँ पे। If the body is in equilibrium, if the body is in equilibrium, then all the forces balance each other. All the forces balance each other. बैलेंस ईच अदर। कोई फोर्स अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर वो मूव होने लगता है। कोई फोर्स अगर ज्यादा होने लगता है, मतलब P का वैल्यू अगर है से 5 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन इज आल्सो 5 न्यूटन, देन दीस फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। ये बॉडी मूव होना कब शुरू होगा? व्हेन दिस क्रॉसेस द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग देयर।
कि भाई इसको मैं 5-10 न्यूटन की जगह पर 10 न्यूटन किया और ये 7 न्यूटन से आगे बढ़ नहीं सकता है, then the body will start moving. There is unbalance between these two forces. I hope you understand what I'm saying there. Yes or no? Isn't it? तो अब यहाँ पर मैं दूसरी चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि the body will lose its equilibrium. If the body is in equilibrium, then all the forces they are balancing each other. We say the forces are balancing each other. अब यहाँ पर मुझे उसको एक इक्वेशन में फॉर्म में लिखना है. आई वांट टू राइट दिस इन इक्वेशन फॉर्म. तो उसके लिए मुझे कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करने पड़ेंगे, बिकॉज इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन देन आई हैव टू यूज सम साइन कन्वेंशंस. व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस? बहुत सिंपल साइन कन्वेंशंस है, बहुत ही सिंपल साइन कन्वेंशंस है. मैं आपको बता दूं यहाँ पे द साइन कन्वेंशंस आर लाइक दिस. यू सी, हमारे एक्स और वाई एक्सिस तो आपको पता है. All the forces acting in the upward direction positive, acting in the downward direction negative, towards right positive, towards left negative. चलिए, अगर ये बात है तो यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन दिया है उसका मुझे इक्वेशन लिखना है. यू विल ऑल हेल्प मी टू राइट डाउन द इक्वेशन. तो यहाँ पर इक्वेशन मुझे लिखना है. क्या लिखूंगा मुझे बताइए. यहाँ पर साइन कन्वेंशन लिखूंगा. तो व्हाट आर द टू फोर्सेस, व्हाट आर द टू इक्वेशंस दैट यू गेट देयर? इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. साइन कन्वेंशंस के हिसाब से मैं लिखूंगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस in y direction is equal to 0. How do I write this equation? Bhai, I'll write this equation as summation fy is equal to 0. अच्छा, साइन कन्वेंशन बताने के लिए पॉजिटिव रहेंगे फोर्सेस विच आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ओवर हियर इन दिस केस? व्हाट इज द इक्वेशन? वो इक्वेशन क्या बन जाएगा? इट विल बी लाइक माइनस एम जी, because mg is acting in the downward direction, so it is minus mg, and r is in the upward direction plus r is equal to 0. अच्छा, बैलेंस की मतलब भी वही तो होता है. बैलेंस का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो इस mg को मैं उधर भेज दूंगा तो मुझे सेम इक्वेशन आएगा. इजंट इट? ठीक है. सिमिलरली ये रहा एक चीज. दूसरी चीज क्या लिखनी पड़ेगी मुझे? द सेकंड थिंग दैट आई विल राइट डाउन आल्सो सम ऑफ all the forces in x direction is equal to 0. That means summation of fx is equal to 0. Forces in the x direction, जिसको मैं साइन कन्वेंशन इसमें ऐड कर दूंगा पॉजिटिव व्हेन इट इज टुवर्ड्स द राइट. ठीक है. तो अब यहाँ पे कौन सा फोर्स है? राइट वर्ड p, एंड लेफ्ट साइड में एफ आर. सो मैं इसको इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? प्लस p माइनस एफ आर. इसको मैं लिखूंगा प्लस p माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0. अच्छा, बैलेंसिंग की भाषा में अगर हम लिखते हैं तो राइट वर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स, और मैं लिखता हूँ p इज इक्वल टू एफ आर. तो बात तो एक ही है. यहाँ पर हम इसको इक्वेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू राइट इन द इक्वेशन फॉर्म. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो इक्वेशंस लिख लिए. आई हैव रिटन हियर टू इक्वेशंस ओवर हियर. You see, the first equation is summation fy is equal to 0, and the second equation is summation f of x is equal to 0. Is this clear to you all? Summation fy is equal to 0 and summation f of x is equal to 0. Now that this I have written, ये मैंने जो लिखा है, this I have written for, ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है equilibrium of the rigid body, but this I have written here for translational equilibrium. Okay, this was for the translational equilibrium. There are two types of equilibrium possible. There are two types of equilibrium possible. दो टाइप के equilibriums होते हैं. The equilibrium for translational motion, we call this as translational equilibrium. Translational equilibrium. And there is one more equilibrium which is for the rotational motion. One more equilibrium for rotational motion. We call this as the rotational equilibrium. Rotational equilibrium.
तो उसके लिए जो इक्वेशंस यूज करते हैं वो क्या है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए वही इक्वेशंस है जो हमने अभी अभी देखे हैं. व्हाट आर द इक्वेशंस फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? इट सेज समेशन एफ एक्स, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो मैं बोलूंगा, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो. और ये एफ जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में भी होता है और वाई डायरेक्शन में भी होता है. सो इफ आई राइट इट इन द एक्स डायरेक्शन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और वाई डायरेक्शन में होगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो. सो दीज आर द इक्वेशंस फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, ये तो होगा ही होगा, मतलब ये दो इक्वेशंस तो होंगे ही होंगे. कौन से दो इक्वेशन? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो and summation of fy is equal to 0. Summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0. इन इक्वेशंस के साथ साथ वहां पर और एक इक्वेशन होगा, वो होता है summation of moments of all the forces is equal to 0. Moment of all the forces about any point, this is about any point. Summation of moments of all the forces about any point is equal to 0. अब ये मोमेंट इक्वेशन क्या है वो हमको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, isn't it? We'll have to see what is meant by this moment equation. तो यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन का इक्विलिब्रियम देखने वाले हैं because it is the rotational dynamics. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई ये दोनों इक्वेशंस तो होते ही होते हैं. Any doubts so far? Have you all understood what I am trying to explain you all here? Hello, is this okay? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, सो यहाँ पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए ये दो इक्वेशंस होते हैं और रोटेशनल इक्वेशंस के लिए इन दो इक्वेशंस के साथ साथ और एक इक्वेशन जुड़ जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द मोमेंट इक्वेशन. हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? मोमेंट इक्वेशन. और मोमेंट इक्वेशन जो होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई जब भी अपने को मोमेंट इक्वेशन होता है लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं. एनी डाउट सो फार? इज दिस ओके? ओके, Yes. तो इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने यहाँ पर आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है. मोमेंट इक्वेशन कहते हैं या इसको कभी कभी टॉर्क का इक्वेशन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क इक्वेशन और मोमेंट इक्वेशन. चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक दिस फर्दर नाउ. इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको समझा दिया है. इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है, ओके. चलिए इसके साथ साथ अब अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस. तो लेट मी गो फॉर द क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चंस मैं चाहूंगा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. टॉर्क के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है. चलिए ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं. यहाँ पे I'll be solving the questions which are based on the torque and angular momentum. जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है ये, we have talked about this in the previous lecture. Just have a look at the screen here now, the screen. तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, ये देखिए, दिस वाज द टेबल ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर मोशन. ये टेबल था लीनियर और सर्कुलर मोशन का, अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, और इस टेबल के अंदर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, isn't it? उसके बाद फिर इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशंस. लीनियर मोशन में F is equal to ma. F is the cause of the linear motion, cause of the rotational motion is the torque. We call this as the torque, isn't it? टॉर्क के बारे में हमने बात करी है. सो एफ इज इक्वल टू एम ए के जैसा ही यहाँ पर है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. लेकिन इसको अगर हम, तो ये जो टॉर्क होता है इट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्क. और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं आर बार क्रॉस एफ बार. टॉर्क इज रिटन इन द वेक्टर फॉर्म एज आर बार क्रॉस एफ बार. काइनेटिक एनर्जी of translational, kinetic energy of rotational, linear momentum, mass into velocity, angular momentum, I into omega, I into omega. Power, force into velocity, power, this is called power in the linear motion, power in the rotational motion, torque into angular velocity. Force के जगह पर torque और velocity जगह पर angular velocity. Then vector form में आएगा f bar dot v bar, this is tau bar
क्रॉस ओमेगा बार, बट टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ याद इसलिए दिलाना चाहता हूँ बिकॉज देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस नाउ। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24। ये रहा, यहाँ पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24। So these are the questions which we are going to talk about. They are based on the torque and angular momentum. These questions are based on torque and angular momentum. चलिए शुरू करते हैं। So let's begin with the question number 24 here. What is the question number 24? ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 24 क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। It says the force F bar is equal to the force, this is the force F bar, acts on the particle whose position is given by this. Now this is the position। देखिए पोजीशन के बारे में जो वेक्टर हमको बताते हैं इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। आई रिपीट, what is meant by the position vector? It's a vector which tells us about the position. Suppose this is x axis, this is y axis, and this is a point P having coordinates x comma y. Then there is a vector which tells me about the position of its position of this point. That vector is called as r bar and it is equal to xi plus yj plus zk. तो इस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वी कॉल दिस वेक्टर एज पोजीशन वेक्टर, इजंट इट। तो यहाँ पर इस पोजीशन वेक्टर को, यहाँ पर द पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर बार। लेट मी से दिस इज आर बार हियर, चेक इट प्लीज। ये रहा पोजीशन वेक्टर, आई कॉल दिस एज आर बार। What is the torque of the given force about the origin? एक मिनट, ये पोजीशन बता रहा है ना मुझे, पोजीशन वेक्टर। ये आर बार नहीं है, दिस इज नॉट आर बार, दिस इज टेलिंग मी अबाउट द पोजीशन। ओके, बट दैट इज नॉट द पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मुझे टॉर्क चाहिए अबाउट द ओरिजिन। टॉर्क इज इक्वल टू आर बार प्लस एफ बार। No, that is R bar only. Correct है ये। This is correct actually. R bar ही है वो। Yeah, this is R bar. This is R bar. Okay. तो अब मुझे चाहिए पोजीशन वेक्टर। आई वांट द टॉर्क एक्टिंग अबाउट द ओरिजिन। सो टॉर्क अबाउट ओरिजिन। अब याद रखिए, दिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहाँ पर है, ओरिजिन मतलब यहाँ पर है, और ये है पोजीशन, यहाँ पर ये पॉइंट है समझो। अब देखिए गौर से, ये जो फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है रे बाबा। फोर्स जहां पर एक्ट कर रहा है मुझे नहीं पता, मतलब इट इज एक्टिंग एट सच सर्टेन पॉइंट। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये पार्टिकल है, ये उसका लोकेशन है, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो एट दैट पॉइंट एक्ट कर रहा है। अब उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है भाई। दिस डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग, दिस डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी एनीथिंग। दिस फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, इतना तो पक्का है। एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। से फॉर एग्जांपल ये एंगल 90 डिग्री होने की कोई जरूरत नहीं है अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो टॉर्क about the origin is given by, torque about the origin is given by tau bar is equal to r bar cross f bar, जिसमें ये जो r bar है, याद रखिए, this r bar is a vector, it's a vector which is acting, it's a vector from, it's a vector from it's a vector which is acting from about point to at point,
इट्स अ वेक्टर विच इज एक्टिंग फ्रॉम अबाउट वाला पॉइंट टू एट वाला पॉइंट। क्या समझे? आई एम श्योर कुछ भी नहीं समझ में आ गया। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रॉपरली। ये जो आर बार है, नाउ वी वांट द टॉर्क ऑफ अ गिवन फोर्स अबाउट द ओरिजिन। ये अबाउट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आई वांट द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। इसका मतलब मैं आपको साफ समझो में समझा दूं तो ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी के ऊपर ये फोर्स एक्ट हो रहा है ऐसे, एंड ये यहाँ पर है पॉइंट ओ। ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज एफ बार। सो आई वांट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। इसके लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से परपेंडिकुलर मुझे डालना पड़ेगा ऐसे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा एंड दिस विल बी आर बार। तो आर बार इज अ वेक्टर फ्रॉम अबाउट। आई वांट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट, तो ये वाला पॉइंट है उसको हम अबाउट वाला पॉइंट बोलेंगे, एंड द फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को मैं एट वाला पॉइंट बोलूंगा। आई रिपीट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अबाउट वाला पॉइंट, and this point where the force is acting, I'll call this as at wala. So the vector directed from about point to at point, इस वेक्टर को हम कहते हैं आर बार। दिस इज आर बार। तो ये आर बार वहां पर सही है, आर बार वहां पर सही है। ठीक है, आर बार इज करेक्ट ओवर देयर। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम, बोलिए व्हाट इज दिस गोना बिकम? चलिए, आर बार इज गिवन बाय, तो यहाँ पर मुझे इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। आई हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। So this is I, J, K. What is R bar? 1 minus 1, 1. 1 minus 1, 1. And 7, 3 minus 5. 7, 3 minus 5. तो ये तुमको अगर सॉल्व करोगे, I'll give it to you as a homework. अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर इज ए हियर, 2i 12j plus 10k. 2i 12j plus 10k. A is the answer. अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और चेंज कर लूंगा। I'll change this a bit. इस प्रॉब्लम को मुझे थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। स्लाइड, आई कॉल दिस पॉइंट प्रॉब्लम एज 24a। प्रॉब्लम को मैं क्या चेंज करूंगा? सेम होगा, ये इक्वेशन वगैरह सब सेम होगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं बोलूंगा 24a, लेकिन इसमें मैं चेंज ये करूंगा, द चेंज विच आई एम गोइंग टू मेक हियर इज अबाउट द ओरिजिन नहीं होगा। मैं पॉइंट यहां पर ले लूंगा अबाउट द पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज गोना बी से 2, 2, 3, ऐसा होगा ये पॉइंट 2, 2, 3। समझे क्या मतलब? अब बाकी सब सिस्टम वही है, सेम फोर्स है, सेम फोर्स इज देयर, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट। व्हाट पॉइंट इट इज एक्टिंग एट? इट इज एक्टिंग एट 1, 1, 1। दिस इज पॉइंट P, आई कॉल दिस एज एट वाला पॉइंट, एंड अबाउट वाला पॉइंट इधर है, दिस इज दैट अबाउट वाला पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज दैट अबाउट वाला पॉइंट? इट इज 2, 2, 3। So I'll have to consider a vector. I'll have to consider a vector which is directed from about point to at वाला point. ये होगा vector r bar. Is this okay? Let me call this as say m. And तुम्हारा जो what do you say force है, वो force ये रहा f bar. अब मुझे r bar यहाँ पर separately find out करना पड़ेगा। r bar is a vector which is directed from m to p bar, mp bar. That is nothing but position vector of p minus position vector of m. Position vector of p क्या होगा रे? Position vector of p is I plus j plus k minus
2i plus 2j plus 3k. And if I calculate this, this is going to be minus I minus j minus 2k. This is r bar. तो इस बार r bar change होगा. And therefore tau bar is equal to r bar cross f bar. That is equal to what is r bar cross f bar? I j k minus 1 minus 1 minus 2. And f bar is 7 3 minus 5. Okay, f bar is 7 3 minus 5, and that will be I minus j plus k. That will be 5 plus 6 is 11. Okay, then this is 5 plus 14 is 19, and minus 3 plus 7 is 4. So what is that for torque? 11i minus 19j plus 4k. ये आंसर अलग होगा, तो जैसे ही आप फोर्स बदल दे, ये जो अबाउट पॉइंट चेंज कर रहे हैं, तो आंसर वैसे चेंज हो जाता जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? सो यहाँ पर मैंने और एक मतलब उसी प्रॉब्लम को चेंज कर दिया मैंने, उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया था यहाँ पे. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. कैन यू ऑल हियर मी प्लीज? I'll go for the next question now. So question number 24 is done. Question number 29. Let's go to question number 28. Question number 28. चलिए क्या दिया है यहाँ पे. नाउ बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा लीनियर मोमेंटम क्या होता है. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जैसे मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज वेक्टर्स. देखिए s और थीटा में रिलेशन है, s इज इक्वल टू आर थीटा. बराबर है क्या? इजंट इट? चलिए यहाँ पे मुझे बताइए कि ये जो s है, s और थीटा, इसमें रिलेशन है s इज इक्वल टू आर थीटा. v और ओमेगा में रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू आर अल्फा, ये आप सबने देखा है. isn't it? Then force और torque में relation है, torque is equal to force into some distance. That distance actually r bar होता है वो, कि tau bar is equal to r bar cross f bar, ऐसा होता है, right ना? अब keeping in view all these things, अगर मैं आपको इसी चीज को यही चीज अगर मैं मोमेंटम के लिए भी अप्लाई कर दूं, if I'll apply the same thing for the momentum, linear momentum is given by p bar is equal to m times v bar, and angular momentum is L is equal to I times omega bar. अब इन दोनों में भी कुछ रिलेशन होगा, that is the relation between the linear momentum and angular momentum, and it is given by this relation. We are already knowing this. L bar is equal to r bar cross p bar. L bar is called as the angular momentum and p bar is called as the linear momentum. Linear momentum is equal to mass into velocity. Keeping in view these things, if I go for क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम पढ़ ले ठीक से, तो क्या दिया है यहाँ पे? द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r bar is this, and its linear momentum is given by p bar is this. Then its angular momentum about the origin is given by angular momentum about the origin. Angular momentum about the origin, I'll call this as L bar. It is L bar is equal to r bar cross p bar.
इजंट इट? तो ये आर बार और पी बार है, वही फॉर्मूला जो आपको मैंने अभी भी बताया, वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. सो लेट्स हैव द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. सो इट इज नथिंग बट आई जे के 1 2 minus 1 3 4 minus 2 is equal to I into something something minus j into something something plus k into something something. Minus 2, oh sorry, minus 4 plus 4 is 0. This is minus 2 plus 3 is 1. And 4 minus 6 is minus 2. So this will be 0 I minus j minus 2k. Isn't it? Now this is in which quadrant? I mean कौन से plane में होगा ये? देखिए अगर कोई वेक्टर जो है वो आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे होता है तो इट्स इन द एक्सो वाई प्लेन एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. तो इसी तरह से अगर मैं इस वेक्टर को बात करूंगा, इफ आई टॉक अबाउट दिस वेक्टर, द वेक्टर आई गॉट हियर, दिस वेक्टर is having j and k components, so it is in the yz plane and this vector is perpendicular to x axis. याद रखिए. So they are showing this perpendicular to angular momentum is perpendicular to x axis. A is the answer there. Is this clear to you all? Is this okay? Alright. अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होगा. The next question is based on the same thing. It's based on the same thing. Hmm. The next question is based on the same thing. क्या दिया है यहाँ पे? सेम क्वेश्चन, सेम टाइप है, सिर्फ यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हैं. So it says the z component of the angular momentum of a particle. Angular momentum का z component. Angular momentum is generally denoted by L bar. The angular momentum is generally denoted by L bar. ये जो है एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, तो उसका वो बोल रहे हैं कि z component of a particle whose position vector is r bar with components x y z. मतलब r bar is given as xi plus yj plus zk and linear momentum p bar is pxi pyj plus pzk with components is. तो कोई नहीं, मुझे सिर्फ एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार ये पता है. दैट इज नथिंग बट क्या होगा बताइए? दिस इज गिवन बाय आई जे के. R bar is x, y, z, and this is px, py, pz. Now that is equal to I cap into this product. I cap into something something minus j cap into something something plus k cap into something something. अगर उनको z component चाहिए तो I have to go for only this part and it is given by xpy minus ypx. xpy minus ypx. That's the answer. So xpy minus ypx a is the answer here. इसका z component चाहिए.
इज दिस क्लियर टू यू? हेलो, हेलो, हेलो। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस होंगे दोज आर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। ये बाकी 30th वाला आप लोग देख लेना, इसके लिए क्या जरूरी मैं आपको बता दूंगा। इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, प्लीज रीड, लुक एट दिस। अ रिजिड बॉडी is said to be in equilibrium. A rigid body is said to be in partial equilibrium. Partial equilibrium में कब होगा बॉडी? When it is in, देखिए वो टोटल इक्विलिब्रियम में जब होता है, when it is in the total equilibrium, तो इसका मतलब है वहां पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, तो उसको टोटल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है या तो ट्रांसलेशनल है या तो रोटेशनल है, मतलब आइदर ए और बी। सो सी इज द आंसर हियर, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है। मोमेंट ऑफ द कपल इज कॉल्ड एज द टॉर्क, द कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन। ये थ्योरी वाले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा प्लीज। आई विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 36, आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 36 हियर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 36, प्लीज हैव अ लुक। वहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है। The diagram says, the question says, a rigid body of length 2L। तो ये एक rigid body है, rigid body of length 2L। तो this is the rigid body, पूरा का पूरा जो है ये rigid body है। The length is 2L, is acted upon by some forces। तो ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस, थर्ड केस। Which case have non-zero net torque acting on the rod about its center? So this is the center. So I want to find out the torque about the center। I want to find out the torque about the center। ठीक है, ये रहा उसका सेंटर। तीनों में से कौन से केस में उसका टॉर्क जीरो है, ये मुझे पता करना है। टॉर्क इज जीरो। लेट्स राइट डाउन द इक्वेशंस हियर। मुझे इसके इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं उसको कहते हैं टॉर्क इक्वेशन और मोमेंट इक्वेशन। वी कॉल दिस एज टॉर्क इक्वेशन और वी आल्सो कॉल दिस एज मोमेंट इक्वेशन। मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखते हैं। मैं आपको पहले ही बताया था टॉर्क या मोमेंट कैसे लिखते हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन होते हैं कि भाई अगर आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये अगर रिजिड बॉडी है, द मोमेंट इज टेकन अबाउट दिस पॉइंट एंड द फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, इफ दिस इज द फोर्स, और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट मी कॉल दिस एज आर। तो इस टॉर्क, इस फोर्स की वजह से अब अगर मैं यहाँ पर अबाउट दिस पॉइंट इट इज अलाउड टू रोटेट, then the body will naturally have the rotational motion like this, and its moment equation is given by, मतलब उसका moment क्या होगा, moment of this force about this point, it is given by force into the perpendicular distance। and अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको प्लस लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद होगा। यू ऑल रिमेम्बर दैट? तो लेट अस राइट डाउन दिस मोमेंट इक्वेशन नाउ, लेट अस राइट डाउन दिस मोमेंट इक्वेशन नाउ। यहाँ पर मोमेंट इक्वेशन हम लिखते हैं। तो फॉर द फर्स्ट केस विल से taking moments about the center, I'll call this point as C। So taking moments about the center,
about center, if I take the moment about the center. चलिए मुझे ये पहला वाला फोर्स है, इसका इक्वेशन बताइए क्या होगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द फोर्स हियर, इट इज एफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फोर्स. इस सेंटर से इसका कितना डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो डिस्टेंस है एल, isn't it? And what kind of rotation will it cause? यहाँ पर if we hinge it, अगर इसको फिक्स किया गया about this point, if you allow it to rotate about this point, then this force will cause this body to rotate like this, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो प्लस होगा. और ये फोर्स जो होगा इसका भी रोटेशन ऐसे ही आएगा, इफ वी अलाउ इट टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इफ दिस पॉइंट इज हिंज्ड फिक्स्ड, पिन लगाया इधर और उसको अलाउ करेंगे तो ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो बॉडी विल रोटेट लाइक दिस. तो ये जो पहला फोर्स है उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव, और ये भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो आई राइट दिस एज एफ इनटू एल, एंड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एफ होगा. सो आई राइट दिस इक्वेशन ऑफ समेशन ऑफ मोमेंट्स, या समेशन ऑफ टॉर्क भी हम इसको बोल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू दिस. सो व्हाट इज द टॉर्क या समेशन ऑफ मोमेंट्स इन दिस केस, इज एफ एल प्लस एफ एल, इट इज 2 टाइम्स एफ एल. तो यहाँ पर वो जीरो नहीं है मुझे, अच्छा नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो यहाँ पर दिस टॉर्क इज नॉन जीरो टॉर्क. ये तो मैंने पहले के लिए लिख दिया यहाँ पे, दिस इज अबाउट द फर्स्ट वन. नाउ लेट मी राइट इट फॉर द सेकंड वन. सेकंड वाला मोमेंट अगर मैंने लिया तो सेकंड वाला, तो क्या बनेगा बताइए, व्हाट इज द टॉर्क इन द सेकंड केस इज इक्वल टू, ये बताइए, दिस इज द पॉइंट अबाउट विच इट इज रोटेटेड. चलिए बताइए. नाउ दिस इज द फोर्स एंड आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज द फोर्स, और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट विल रोटेट. देखिए ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की वजह से इफ आई अलाउ टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये ऐसे घूमेगा, और यहाँ पर एक फोर्स है और यहाँ पर एक फोर्स है, ये फोर्स की वजह से वो ऐसे घूमेगा और इस फोर्स की वजह से भी वो ऐसे घूमेगा, राइट ना. तो चलिए मोमेंट इक्वेशन क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट फोर्स एफ इंटू एल, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो यू ट्रीट इट एज पॉजिटिव. दिस फोर्स इंटू एल बाई टू, दिस इज फोर्स into L by 2, and this is also anti-clockwise, so I'll say plus. And this force, इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, इट इज L by 2 plus L by 2. प्लीज आंसर, इट इज F into L, and this is also anti-clockwise direction, so it is also plus. So what is it for the second case, इसके लिए what is the torque here, it is FL by 2 plus FL plus FL, मतलब 1 2 ढाई, so this will become actually 5 by 2 FL. This is the torque in the second case. Now let me write down the torque in the third case. तीसरे केस में अगर मैं टॉर्क लिखूंगा, आप आंसर करिए इस केस में. देखिए यहाँ पर यह है सेंटर, इस फोर्स की वजह से इट इज अलाउड टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये ऐसे रोटेट होगा, वेर एज दिस फोर्स विल टेंड, ये फोर्स उसको मेक करेगा नीचे ऐसे घूमने के लिए, ऐसे जाने के लिए, एंड दिस फोर्स विल ट्राई टू मेक इट गो लाइक दिस. अकेले उस फोर्स की वजह से क्या होगा, और ये फोर्स ऐसे लेके जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द मोमेंट्स का डायरेक्शन देयर, क्या ये डायरेक्शन समझ में आ गए. सो टेल मी फॉर द थर्ड केस, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग इन द थर्ड केस, एक एक करके बताइए मुझे. चलिए टेल मी वन बाय वन. हेलो, टेल मी वन बाय वन, ये आप बताइए मुझे. चलिए. सो दिस फोर्स, if we are considering this force alone, F, into the perpendicular distance, this perpendicular distance is L, this perpendicular distance, now it will cause it to rotate like this, समझे क्या. so it will be plus, okay. लेकिन ये वाला फोर्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज लेके जाने की कोशिश कर रहा है. दिस फोर्स, if I'm talking about this, तो ये फोर्स जो है, this force, it will make the rod to rotate like this, तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है, तो दिस इज फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L by 2, एंड द सेंस ऑफ रोटेशन इज माइनस. आप लोग ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है क्या, प्लीज आंसर इट.
I'm just speaking and nobody is responding to anything at all. Please answer it. Similarly, ये जो force है यहाँ पर भी एक force दिया गया है. This is one force. This force will try to rotate like this. अब देखिए इसकी वजह से ये force ऐसे rotate करेगा उसको. बाकी सब forces को भूल जाइए. I'm talking only about this force. तो ये force ऐसे anti clockwise ही घुमाएगा तो ये इसका moment plus आएगा. So it is plus F into the perpendicular distance is L by 2. Perpendicular distance is L by 2. इंटू एल बाई टू प्लस आएगा और इसकी वजह से ये फोर्स भी उसको ऐसे लेके जाने की कोशिश करेगा विच इज एंटी क्लॉकवाइज दैट इज माइनस सो माइनस एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू प्लस एल बाई टू दैट इज एल अब देखिए ये एफ एल माइनस एफ एल कैंसिल एफ एल बाई टू माइनस एफ एल बाई टू कैंसिल सो दिस टॉर्क इज जीरो बाकी सारे टॉर्क जीरो नहीं है सो इफ आई राइट द आंसर हियर अगर मुझे आंसर लिखना है यहाँ पे द आंसर सेज कि ओनली थ्री the net torque is zero in all cases नॉन जीरो चाहिए मेरे को नॉन जीरो सिर्फ वन एंड टू में आएगा वन एंड टू ओनली थ्री में नॉन जीरो नहीं है थ्री में टॉर्क इज जीरो देयर इज दिस क्लियर टू यू ऑल एनी डाउट्स अबाउट दैट प्लीज टेल मी हेलो यस क्वेश्चन नंबर 39 देखिए अभी इसका कोई चित्र नहीं दिया है तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा you'll have to prepare the picture for this okay you'll have to prepare the picture for this hmm. क्या दिया है क्वेश्चन में क्वेश्चन says a uniform rod of length 1 meter and mass 4 kg is supported on the two knife edges placed 10 centimeter from each end. A 60 Newton weight is suspended at 30 centimeter from one end. Wow. The reactions at the knife edges is. Let's draw the diagram for this. So this is the rod of length 1 meter. अगर इसका length 1 meter है तो इसका mass will be acting at the midpoint. वो mass नीचे add करेगा. So I'll have to show its weight here. What weight is this rod having? इसका weight यहाँ पर add करेगा. चलिए कोई बात नहीं. Is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. तो इसका total length is 100 centimeter. उसमें से 10 centimeter from each end. यहाँ पे देखिए. So there are two knife edges. जैसे knife edge बोले तो नहीं मैं यहाँ पर उसको ऐसा दिखा दूंगा. Knife edge बोले तो what do you say? I'll show something like knife edge. Yeah, triangle दिखा दूंगा. ये एक knife edge है और ये एक knife है. ठीक है. These are the two knife edges. They are at a distance of 10 centimeter. याद रखिए दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 ना ऐसे दिस इज 0.1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 0.1 मीटर. ठीक है. 60 न्यूटन वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. तो ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर यहाँ से एक वेट भी उन्होंने टंगा दिया है. देयर इज वन वेट एक्टिंग ओवर हियर. well let me show this weight as this is 60 Newton. Okay. The reactions at the knife edge is देखिए ये तो 60 न्यूटन हो गया लेकिन उसका खुद का भी वेट आएगा ना यहाँ पे that is equal to 4 kg. 4 kg मतलब I'll say this is 4 into 9.8 4g that is equal to 40 Newton. I'll say 40 Newton. ठीक है. अब इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. I have to draw the free body diagram of this. So what I'll say is I'll draw the free body diagram here. What all forces are acting here?
तो यही फोर्सेस होंगे। इसको मेरे ख्याल से सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि इसके जो रिएक्शंस है नाइफ एजेस के, उसके रिएक्शंस मैं वहीं पे दिखा दूंगा। कैसे रिएक्शंस होंगे यहाँ पे? आई से द रिएक्शन एट दिस पॉइंट इज लाइक दिस, ऐसा रिएक्शन होगा, इजंट इट? एंड द रिएक्शन एट दिस, इट वो इधर सपोर्ट करेंगे ना, दीज आर द रिएक्शंस। आई से ये सब रिएक्शंस है उसके। आई कॉल दिस पॉइंट्स एज, लेट अस से दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ए। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है, तो इस रिएक्शन को मैं बोलूँगा आर ए, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आर बी। ये उसका सेंटर है, दिस पॉइंट इज सी, और ये पॉइंट है, उसको मैं बोलूँगा डी। अब देखिए मुझे यहाँ पे ये सारे डिस्टेंसेस मुझे लिखने हैं एक्चुअली। I have to write here, I have to show here all the distances. Let me show here all the distances. ठीक है, अगर ये सारे डिस्टेंसेस मुझे दिखाने हैं, आई शो हियर इट लाइक दिस। चलिए लिखते हैं ये सारे डिस्टेंसेस एक एक करके। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 0.1 मीटर। ये 30 सेंटीमीटर पर है, मतलब दिस इज 0.2। और ये टोटल 50, यहाँ से यहाँ पर 50 है, 50 में से 0.3 गया, तो ये रहा 0.2 डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है 0.1, 10 सेंटीमीटर। इधर से सेंटर तक का 0.5 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.4। सो दीज आर द डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ मीटर्स एक्चुअली। समझे क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस डिस्टेंसेस? 1 मीटर का रॉड है ये टोटल। अब ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, सो फॉर इक्विलिब्रियम व्हाट वी से हियर, फॉर इक्विलिब्रियम, for equilibrium. Now what kind of equilibrium it is? It is a total equilibrium. Total equilibrium का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है it has got translational equilibrium as well as rotational equilibrium. इसके पास translational और rotational equilibrium है। तो translational equilibrium के equations क्या है यहाँ पे? इसके दो equations होते हैं, एक होता है summation fx is equal to 0 और दूसरा होता है summation fy is equal to 0। समझे क्या? लेकिन यहाँ पर देर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन, ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ओनली इन द वाई डायरेक्शन। तो ये वाला इक्वेशन किसी काम का नहीं है, इट्स ओनली इस इक्वेशन। और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए और एक वहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो इसलिए ये दोनों इक्वेशन तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट व्हाट, अबाउट एनी पॉइंट, आई वुड से समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। या तो फिर मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले मैं समेशन एफ वाई लिखना चाहता हूँ। मुझे एक्चुअली रिएक्शंस एट द नाइफ एज, मतलब मुझे क्या पूछा गया है, दे आर आस्किंग अस व्हाट इज आर ए एंड व्हाट इज आर बी, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो आर ए एंड आर बी आर द टू अननोन्स हियर। ठीक है, चलिए मुझे बताइए अभी समेशन एफ वाई के सारे मुझे इक्वेशन लिखना है। तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, या तो ऐसा लिखो या अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। आई राइट डाउन अपवर्ड, आर ए इज पॉजिटिव, आई राइट हियर द इक्वेशन आर ए, दिस इज आर ए, आर ए प्लस आर बी, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी ये नेगेटिव आएगा, -60 और ये -40 इज इक्वल टू 0। and this equation give me RA plus RB is equal to 100 Newton. This is equation number 1. अब मुझे उसका टॉर्क लिखना है। टॉर्क लिखना है तो टॉर्क कैन बी टेकन और मोमेंट कैन बी टेकन अबाउट एनी पॉइंट, दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर करिएगा। आप लोग ध्यान से देखिए और आंसर करिएगा। मुझे मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट लिखना है। ठीक है, आई वांट टू राइट डाउन द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो जनरली यहाँ पर एक स्मार्ट मूव ऐसा करेंगे हम लोग कि आई विल टेक द मोमेंट अबाउट द पॉइंट विच थ्रू विच an unknown force is passing। यहाँ पर व्हाट स्मार्ट मूव आई विल डू, एनी पॉइंट जो होगा ये,
ये जो एनी पॉइंट होगा, ये एनी पॉइंट होगा अबाउट अ पॉइंट थ्रू विच एनी ऑफ द अननोन्स इज पासिंग। तो यहाँ पर विच इज द अननोन, आई टेक दिस पॉइंट थ्रू विच अननोन फोर्स पासेस, अननोन फोर्स पासेस। तो आसान हो जाता है, विच इज दैट पॉइंट, इट कैन बी ए और बी। सो आई टेक मोमेंट अबाउट, सो आई से टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है दूसरा। सो यहाँ पर आई टेक मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट लेना है। सो ये फोर्स उसी पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, सो इसका मोमेंट 0 आएगा। सो इट विल बी रिएक्शन एट ए इंटू 0, फॉरगेट अबाउट दैट। नाउ टेल मी अबाउट दिस 60 न्यूटन, दिस इज द फोर्स, 60 न्यूटन का फोर्स और परपेंडिकुलर 60 न्यूटन का फोर्स, this is 60 into what is the perpendicular distance between these two, this point and this force, it is 0.2 meter। और ये इसे कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये जो फोर्स है, अगर इस फोर्स की मैं बात करूं, दिस फोर्स इज कॉजिंग इट टू रोटेट इन व्हाट डायरेक्शन, इट विल कॉज टू गो लाइक दिस। तो ऐसा घुमाने की कोशिश करेगा, दिस इज क्लॉकवाइज माने निगेटिव, सो दिस इज टू बी -1। समझे, माइनस आएगा साइन यहाँ पे। सिमिलरली ये भी माइनस ही आएगा, तो दिस इज 40 -40, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से है 0.2 प्लस 0.2 दैट इज 0.4। समझ में आ गई बात। लेकिन ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये भी नीचे ही जा रहा है, ये तो माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, लेकिन दिस इज लाइक इट, और ये ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस है। तो व्हाट इज दिस फोर्स, दिस फोर्स इज आर बी, प्लस आएगा, एंड द डिस्टेंस इज 0.2 प्लस 0.2 इज 0.4, 0.4 प्लस 0.4 इज 0.8, और कोई फोर्स नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे, ये तो गया, ये माइनस माइनस उधर चला जाएगा, सो इट विल बी 0.8 टाइम्स आर बी इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16, so that will be 28। so reaction at B is 28 upon 0.8, that is 280 upon 8। ठीक है, तो ये रिएक्शन एट बी क्या आएगा, 35 न्यूटन। दिस इज रिएक्शन एट बी, और वो मैं अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, तो मुझे रिएक्शन एट ए अपने आप मिल जाएगा। सो दिस विल गिव मी रिएक्शन एट ए is equal to 100 minus 35, and that is equal to 65 Newton। So what are the reactions that we will have here? The reactions that we have here are, क्या reactions होंगे यहाँ पे, 65 and 35 Newton। So what's the answer? The answer is C। Is this okay? C is the answer here। C is the answer। Is this clear to you all? Any doubts about that? Is that clear? पता नहीं, मैं 5 बार पूछ रहा हूँ, is that, so we'll stop here today for physics।